So, so today we are going to start the chapter polynomials. So today we are going to start the chapter polynomials of NCERT exemplar. Important questions करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ. Let's begin. You have to find the zeros of this polynomial and verify the relation between the coefficient and the zeros of the polynomial. तो ज़ीरो निकालने के लिए क्या करेंगे? सिंपल सा टेक्निक है. लेट पी एक्स इक्वल्स टू 7y² माइनस 11y/3 माइनस 2/3. ओके, आपको लेट कर लिया. अब इसका ज़ीरोस निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे पी एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो करना पड़ेगा. बिकॉज पॉलिनोमियल का वैल्यू ज़ीरो कब आता है? जब वाई का वैल्यू कुछ होगा जिसके कारण ये पॉलिनोमियल का वैल्यू ज़ीरो देगा. तो अगर मैं यहाँ से पॉलिनोमियल का वैल्यू ज़ीरो कर देता हूँ तो जो y का वैल्यू मुझे मिलेगा वो y क्या होगा? इस वाले सोल्यूशन का इस वाले पॉलिनोमियल का ज़ीरोस होगा, क्योंकि इसके वजह से क्या आ रहा है? सॉल्यूशन ज़ीरो के बराबर पॉलिनोमियल ज़ीरो के बराबर आ रहा है. सो सिंपली फॉर ज़ीरोस आपको लिखना है फॉर ज़ीरोस ऑफ पी एक्स, फॉर ज़ीरोस ऑफ पी एक्स कॉमा देख के लिखो पी एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो. ओके, और पी एक्स का वैल्यू आपको पता ही है 7y² माइनस 11y/3 माइनस 2/3 इक्वल्स टू ज़ीरो. ओके, which implies 21y² माइनस 11y माइनस 2 इक्वल्स टू ज़ीरो. ओके, फिर यहाँ से ये 21 और इसका आ जाएगा 21y² माइनस 11 चाहिए ना, तो 11 चाहने के लिए मैं क्या करूँगा? इसमें 14 माइनस अगर मैं यहाँ से 14 को लेता हूँ, देखता हूँ कितना आता है. 21 इंटू 2 करने से 42 का प्राइम फैक्टराइज किया 21 से 3 और 7. तो अगर मैं ये हमारा 6 है और 7 है, नहीं होगा. अगर मैं 14 माइनस 3 कर दूँ तो होगा. 14 माइनस 3 मतलब ये प्लस हो जाएगा, साइन चेंज. तब आएगा यहाँ पर 21 तो जाएगा नहीं कॉमन, यहाँ पर 7y कॉमन जाएगा, रहेगा 3y माइनस 2, और यहाँ से 1 कॉमन जाएगा, रहेगा 3y माइनस 2 इक्वल्स टू ज़ीरो. फ्रॉम हियर 7y प्लस 1 इंटू 3y माइनस 2 इक्वल्स टू ज़ीरो. देन आइदर 7y प्लस 1 इक्वल्स टू ज़ीरो, y इक्वल्स टू माइनस 1/7. ये एक वैल्यू आता है y का, और y का एक और वैल्यू आता है 3y माइनस 2 इक्वल्स टू ज़ीरो. यहाँ से y का वैल्यू 2/3. क्लियर? तो यहाँ से दो वैल्यूज़ आते हैं और यही होंगे हमारे ज़ीरोस. अब इनका वेरिफिकेशन भी कर लेते हैं. ठीक है, मैं सिर्फ एक का कर दूंगा, बाकी के आपको करने हैं खुद. ठीक है, बिकॉज वेरिफिकेशन वाला पार्ट ईजी होता है तो वो करने की ज़रूरत भी नहीं होता. ठीक है, फिर भी अगर एग्जाम में पूछे तो कर देना. वेरिफिकेशन मतलब क्या? सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू माइनस b/a. तो ज़ीरोस का सम करो, तो सम ऑफ ज़ीरोस इक्वल्स टू माइनस b/a, है ना, फॉर्मूला पता है. तो सम ऑफ जीरोस, हमारे जीरोस का क्या है? हमारे जीरोस है -1/7 प्लस, और ये है माइनस नहीं है, प्लस 2/3 इक्वल्स टू माइनस b मतलब क्या? माइनस b मतलब कोएफिशिएंट ऑफ y जो कि है -11/3, इसका माइनस होल डिवाइडेड बाय a क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ y² जो कि है 7. ठीक है, तो हमें देखना है कि इसके बराबर आता है कि नहीं. देखते हैं, चलो देखते हैं. सो इट इज़ सम ऑफ जीरोस करने से एलसीएम होगा हमारा 21 माइनस 3 प्लस 7, जो कि होता है, इम्प्लस मत दो, ठीक है, इक्वल्स टू रखो इसको. इसके बाद हमारा ये हो जाता है 4/21. वेट यहाँ पर कुछ गलत है. यहाँ पर 14 होगा ना, 7 इंटू 2 14 होगा. 14 यहाँ पर 11 होगा. 11/21. ओके, 11/21 ठीक से लिखता हूँ. 11/21. अब देखते हैं क्या ये माइनस b/a के बराबर है. ठीक है, अगर गौर से देखें तो माइनस b मतलब क्या? माइनस ऑफ -11/3 बाई a मतलब क्या? a है 7.
तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 11/3 इंटू 7 जो कि होता है 11/21, जो क्या है इसके बराबर है, मतलब हमने इसको प्रूव कर दिया है। तुमको लिख सकते हो ऐसे कि माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। क्लियर। सो हो गया अपना ये माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और ये माइनस का बाद ये हो जाएगा पॉजिटिव में, ये हो जाएगा अपना एक्स। ओके, ये हो गया हमारा जीरोस के साथ एक रिलेशन बन गया, और एक है हमारा प्रोडक्ट का। तो अब प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू फॉर्मूला C/A। अब प्रोडक्ट करते हैं जीरोस का प्रोडक्ट किया तो कैसा होगा, अच्छा इम्प्लाइज नहीं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होगा -1/7 इंटू 2/3 जो कि होता है -2/21। नाउ देखते हैं, तो इट इज़ इक्वल्स टू है या नहीं, तो हमें कितना आया -2/21 है ना, और ये -2/3। अच्छा, तो C कितना है, C है -2/3। ओके, एंड A कितना है, कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर जो कि 7 है, 7 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -2/21, तो किसके बराबर आ गया, इसके बराबर आ गया। तो मतलब हमारा ये ठीक ठाक है, ये होगा कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसमें मैंने उल्टा लिखा, यहाँ पर एक्स, यहाँ पर स्क्वायर होगा, ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर होगा, ठीक है। ओके, ये हो गया वेरिफिकेशन, ऐसा आपको वेरीफाई करके आना है, सिंपल सी बात है। क्लियर। ओके, ठीक है, ऐसे वेरिफिकेशन करना है आपको। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सेम तरीके से इसको भी हम सॉल्व करेंगे, वेरिफिकेशन तुम खुद करना, ठीक है। मैं जीरोस निकाल के देता हूँ। इसको कैसे करना है, लेट Px मान लेते हैं, सॉरी अरे यार यहाँ पर Px कैसे लिख दिया मैंने, यहाँ पर तो Py होना चाहिए ना। देखो भाई दिमाग ख़राब हो चुका है मेरा, ठीक है। सो फॉर जीरोस ऑफ Py, वेरिएबल वाई है और मैं एक्स से कर रहा था भाई, गजब है। खैर कोई बात नहीं, होता है। तो लेट मान लेते हैं Py जो है वो है y² प्लस 3/2√5y -5, ठीक है। लेट मान लेते हैं इसको। अब इसको जीरोस निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसको जीरो के बराबर कर देंगे, ठीक है ना। फॉर जीरोस ऑफ Py, ये लिखना बहुत ज़रूरी है, बहुत लोग लिखते नहीं है और मार्क्स कट हो जाते हैं उनका, कि तुमने जीरो के बराबर इक्वल क्यों किया, तो तुमको लिखना है कि जीरोस निकालने के लिए जीरो के बराबर किया भाई। ओके, फिर यहाँ से हो जाएगा y² प्लस ये y² प्लस 3/2√5y -5 इक्वल्स टू 0। क्लियर। अब यहाँ से y², इसमें तुम 2 देख रहे हो नीचे, है ना, 2 देख रहे हो, तो 2 एलसीएम ले लो। तो 2 हमने एलसीएम लिया, तो 2 लेने से ये हो जाएगा 2y² प्लस 3√5y -10 इक्वल्स टू 0। अब 2 को उस तरफ भेज दोगे, 0 से मल्टीप्लाई कर 0 ही रह जाएगा वो। तो सो 2y² प्लस 3√5y -10 इक्वल्स टू 0। अब हमें बीच में कैसे भी करें 3√5 लाना है ना। सो 10 इंटू 2 करना पड़ेगा, 20 आ जाएगा। 20 को 2 से डिवाइड किया, 10 2 से डिवाइड किया 5। अब 5 को मैं लिख सकता हूँ कैसे, 5 को लिख सकता हूँ √5 इंटू √5, ठीक है। तो 2√5 इंटू 2√5। अब मैंने क्या किया, अब मैंने सिंपली 2 के साथ √5 को इंटू किया तो 2√5, और 2 के साथ फिर से 2 को इंटू किया 2√5, और आपस में इन दोनों को इंटू कर दिया 4√5, ठीक है। करने के बाद अब क्या हुआ, अब मैंने इससे, अच्छा रुको, मुझे -1 तो चाहिए होगा ना इसको करने के लिए। तो खैर अगर मैं 4√5 से माइनस, अच्छा एक काम करते हैं, इसको ऐसे करते हैं 22 10 5, 5 को √5 लिखा, और 2 है, 2 और 2 कितना हुआ 4 के साथ इस √5 को मल्टीप्लाई करो 4√5, और इसको अलग कर दो। तो एक बक्से में होगा हमारा 4√5 माइनस इस एक बक्से में √5, तो मिल जाएगा हमें 3√5। क्लियर हुआ। तो ऐसे करना पड़ेगा इसको। सो 2y² प्लस 4√5 माइनस √5y -10 इक्वल्स टू 0। इसके बाद गौर से देखो, अब यहाँ से कितना कॉमन लेंगे भाई, ठीक है ना, इसके यहाँ से कितना कॉमन लेंगे,
यहाँ से 2y कॉमन लेंगे तो रहेगा y प्लस 2√5 माइनस यहाँ से भी सेम करेंगे y प्लस 2√5 ले लेंगे। अब इसमें √5 ऐड कर दो और हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ये टेक्निक है बिकॉज ये और ये तो सेम आएगा, तो तुमने ऑलरेडी यहाँ पर सेम ये वैल्यू बिठा दिया। अब बाकी जो यहाँ पर मतलब मल्टीप्लाई करके बिठाना पड़ेगा वो बिठा लो। ठीक है, इसमें √5 बिठाने से इसके साथ मल्टीप्लाई करो √5, इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 10 देगा -10 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से 2y माइनस 5 रूट मतलब √5 इंटू वाई प्लस 2√5 इक्वल्स टू 0। और फिर यहाँ से तुमको मिलेगा दो वैल्यूज़, आइदर y 2y माइनस √5 इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू √5/2। क्लियर। इसके बाद यहाँ पर ये आता है y का एक वैल्यू आता है, y का एक वैल्यू आ जाता है और y प्लस 2√5 इक्वल्स टू 0। यहाँ से y का क्या वैल्यू आता है -2√5। क्लियर हो गया, दो वैल्यूज़, ये हमारे दो ज़ीरोस आ गए, ये हमारा आंसर हो गया। वेरिफिकेशन तुम कर लेना। ठीक है, डन है, इजी क्वेश्चन था। वैसे भी चैप्टर में एक टफ क्वेश्चन है ही नहीं तो मैं क्या ही करवाऊँ भाई। इस चैप्टर में तो कोई टफ क्वेश्चन है ही नहीं तो मैं क्या ही करवाऊँ। इसलिए जो भी मुझे इम्पोर्टेंट लगा मैं वही आपके सामने लाता हूँ और प्रैक्टिस करवाता हूँ। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। आइए इसको भी सेम तरीके से करेंगे। लेट एफ वी इक्वल्स टू वी स्क्वायर प्लस 4√3v माइनस 15। क्लियर। अब फॉर ज़ीरोस ऑफ पी वी इक्वल्स टू 0। क्लियर, पी वी इक्वल्स टू 0, मुझे 0 चाहिए इसको करने के लिए, 0 करना पड़ेगा, मतलब वी स्क्वायर प्लस 4√3v माइनस 15 इक्वल 0। अब करो, निकालो वी का रूट निकालो जल्दी से, सॉरी वी का जीरोस निकालो, मतलब वी के वैल्यूज़ निकालो सिंपली। जल्दी करो, वीडियो को पॉज करके जल्दी करो जल्दी करो। वी स्क्वायर प्लस 15 लिखना है ना हमें, तो देखो आपके लिए मैं करके रखा हूँ उसका। तो 15 है ना, 15 को हमने प्राइम फैक्टराइज किया, 3 और 5 मिला। ठीक है, ओह वेट, उल्टा लिख दिया शायद उल्टा लिख दिया, सॉरी। यहाँ पर √3 होगा माइनस होगा तो 4√3, तो ये 5 नहीं, यहाँ पर 5, यहाँ पर 3 लिख, हाँ अब ठीक है। क्लियर, अब ठीक है। तो सिंपली हमने क्या किया, सिंपली हमने 3 को √3 इंटू √3 लिखा, फिर एक √3 को हमने बॉन्ड कर दिया 5 के साथ, तो 5√3, फिर एक हमारा बेचारा √3 अकेला, फिर 5√3 से हमने क्या किया, √3 को माइनस किया तो हमें मिल गया 4√3 जो हमें चाहिए था मिडिल में। क्लियर। तो कैसे लिखना पड़ेगा भाई, अरे रुको, हाँ, तो 5√3v माइनस √3v माइनस 15 इक्वल्स टू 0। यहाँ से v कॉमन रहेगा, v प्लस 5√3 माइनस √3 कॉमन रहेगा, v प्लस 5√3 इक्वल्स टू 0। v माइनस √3 और यहाँ पर v प्लस 5√3 इक्वल्स टू 0। और फिर यहाँ से हमको दो वैल्यूज़ मिलेंगे v के, क्या, या तो v का वैल्यू √3 होगा या फिर v का वैल्यू -5√3 होगा। ये हमारे v के वैल्यूज़ और यही हमारे होंगे हमारे ज़ीरोज़ भी, ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर है भाई, ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल मिल चुके हैं। क्या आंसर मिला आपका, क्या आपका आंसर मिला है? अगर मिला है तो शाबाशी भाई। ठीक है भाई, अपना तो आंसर आ गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 भी यही कर लेते हैं, जगह जो है। ठीक है, यहाँ पे जगह था एक्चुअली, यहाँ पे करते हैं। ठीक है, जगह को वेस्ट नहीं करना है, डोंट वेस्ट जगह। ओके, अगर आप कॉपी में कर रहे हो तो ऐसे करो। ठीक है, एक पूरे पेज को सिर्फ हाफ़ किया और हाफ़ नहीं किया तो मत करो भाई, पेज का बहुत मूल्य है, उसको भी थोड़ा सा संभाल के यूज़ करो। क्वेश्चन नंबर 4,
लेट, इसमें भी सेम, लेट पी एस इक्वल्स टू 2s² माइनस 1 प्लस 2√2 s प्लस √2। ये तो ऑलरेडी ग्रुप तुम्हारा किया हुआ ही है, ये तो इजी हो गया अपने लिए। कैसे देखो, तो फॉर ज़ीरोस ऑफ पी एस पॉलिनोमियल हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पी एस को 0 के बराबर करना पड़ेगा। तो पी एस का वैल्यू हमें पता है, अच्छा वाइट से लिखता हूँ, वाइट से लिखा ही नहीं मैंने। तो ये होगा 2s² माइनस 1 प्लस 2√2s प्लस √2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से इसको तोड़ दो, तो 2s², ये -1 इंटू एस माइनस एस, ये माइनस 2√2s प्लस √2। क्लियर, ठीक है। ऑलरेडी हमें और कुछ करना नहीं पड़ा, ऑलरेडी क्वेश्चन में था ही इसका आंसर। यहाँ से s कॉमन जाएगा, रहेगा 2s माइनस 1। यहाँ से क्या कॉमन जाएगा, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दो 2s माइनस 1। अब इस 2√2 है, 2√2s है, इसमें से ऑलरेडी 2s पता है, तो यहाँ पर क्या ऐड करना पड़ेगा, √2। क्लियर, ऐसे आपको करना है इसको। तो यहाँ से हो जाएगा s माइनस √2 इंटू 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इसके बाद आइदर s का वैल्यू √2 और s का वैल्यू हाफ। तो हमारे दो दो ज़ीरोस आ चुके हैं, एक तो है √2, दूसरा है हमारा हाफ। क्लियर, दूसरा क्या है, दूसरा है हाफ। ओके, तो एक है वैल्यू अपना √2, दूसरा है हमारा हाफ। क्लियर, आई होप आपको समझ में आया होगा ये वाला क्वेश्चन। ओके, इजी क्वेश्चन है यार, वेरिफिकेशन कर लेना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ ध्यान देते हैं। देखो, t³ माइनस 2t² माइनस 15t। अब वो लोग सोचेंगे भाई ये तो क्यूबिक पॉलिनोमियल दे दिया। नहीं 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 नहीं, ठीक से देखो, ठीक से देखो, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, लेकिन हम इसका कुछ इलाज कर सकते हैं। कैसे, सब में आपको t दिख रहा है, ठीक है, तो सबसे स्मॉलेस्ट पावर t का क्या है, 1 है, तो t⁻1 को कॉमन लेना है हमें, है ना। ये तो बचपन से करते आ रहे हैं क्लास 8 से, है ना, फैक्टराइजेशन में। तो यहाँ से क्या करना है, t को कॉमन ले लेना है। क्लियर, t को कॉमन लेने के बाद क्या होगा, यहाँ पर क्या बचेगा, t², यहाँ पर क्या बचेगा 2t, और यहाँ पर -15। ठीक है, लेकिन ये हमें बाद में करना है, ठीक है, अभी नहीं। पहले तो हमें लिखना पड़ेगा लेट दिस बी ए पॉलिनोमियल, है ना। तो इसको लिखो पहले, लेट पी टी इक्वल्स टू t³ माइनस 2t² माइनस 15t। So therefore, for zeros of pt, we got what, pt equals to 0, मतलब t³ माइनस 2t² माइनस 15t इक्वल्स टू 0। फिर यहाँ से t इंटू t² माइनस 2t माइनस 15 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें एक आंसर तो मिल चुका है, क्या, कि आइदर t का वैल्यू 0 होगा। ठीक है, यहाँ से देख, एक 0 तो मिल चुका है हमें ऑलरेडी, एक 0 हमें ऑलरेडी मिल चुका है, एक है t होगा 0। ठीक है भाई, अब बाकी का देखते हैं। बाकी का क्या है कि t² माइनस 2t माइनस 15 इक्वल्स टू 0, है ना, ये और देकर होगा। इसके बाद यहाँ से फिर से मिडल टर्म करते हैं, मिडल टर्म करने पर ये हो जाएगा 5 माइनस 3, तो प्लस हो जाएगा यहाँ पर इक्वल्स टू 0। t कॉमन, तो t माइनस 5 रहेगा, यहाँ से 3 कॉमन, तो रहेगा t माइनस 5 इक्वल्स टू 0। यहाँ से t माइनस 5 और यहाँ से t प्लस 3 माइनस 3, हाँ, यहाँ से t के दो वैल्यूज़ आ गए फिर से, एक है अपना 5, ठीक है, और एक है अपना -3। क्लियर, तो हमें तो पता है भाई क्यूबिक पॉलिनोमियल होंगे तो 3 ज़ीरोस होंगे, तीन ज़ीरोस होंगे, तो 3 ही ज़ीरो है। देखो, एक है 0, एक है 5, एक है -3, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसलिए 3 ज़ीरोस हमें देखने को मिले। क्लियर, -3, 5 और 0, समझ में आया, ये तो क्लियर हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर, ट्रू और फॉल्स बताना है।
जस्टिफाई आंसर भी करना है, मतलब आपके आंसर्स को जस्टिफाई भी करना है कि हाँ भाई तुमने से क्यों ट्रू बोला, इसको क्यों फॉल्स बोला, है ना। इफ द जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c आर बोथ पॉजिटिव देन a b c ऑल हैव द सेम साइन। क्या ट्रू है? बताओ। अगर दोनों के दोनों जीरोस अगर पॉजिटिव में हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा क्या, मतलब ए बी सी, मतलब कोफिशिएंट ऑफ ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कांस्टेंट टर्म सबका साइन, सबका सेम साइन होगा या नहीं? तो ये तो भाई फॉल्स है। क्यों? इसका सरल सा उत्तर ये है कि हमें पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू सी बाई ए। क्लियर? अब यहाँ पर c का वैल्यू ज़ीरो से बड़ा होगा और a का वैल्यू भी ज़ीरो से बड़ा होगा, लेकिन यहाँ पर उससे छोटा होगा, ठीक है, और यहाँ पर b का जो वैल्यू है वो ज़ीरो से बड़ा होगा, ठीक है। अच्छा, जैसे कि हम अपने पहले के जितने भी हमारे हाँ, ये देखो, ये बढ़िया तरीके से देखो, यहाँ पर हमें दो रूट्स मिले हैं जो पॉजिटिव वैल्यू के हैं, दोनों के दोनों रूट्स ही पॉजिटिव वैल्यू के हैं। तो क्या यहाँ पर b मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x या फिर यहाँ पर s है जो भी हो, क्या वो पॉजिटिव में है मतलब सेम साइन में है? नहीं, बिकॉज देखो ये पॉजिटिव में है, ये पॉजिटिव में है, लेकिन ये नेगेटिव में है। तब जाके क्या हुआ, तब जाके हमें दोनों के दोनों जो अपने रूट्स हैं तब पॉजिटिव मिलता है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है, ठीक है, बिकॉज b का जो साइन है वो नेगेटिव है, ठीक है। सो b का साइन नेगेटिव मतलब क्या, वो ज़ीरो से छोटा होगा, ओके, और a और c ज़ीरो से बड़े होंगे, तभी ये पॉसिबल होगा, बोथ पॉजिटिव होगा, वरना नहीं होगा। तुम एक एग्जाम्पल देकर समझा सकते हो इसको, ठीक है, जस्टिफाई करना है तो एग्जाम्पल देकर समझा सकते हो। क्लियर? तो दिस इज़ टोटली फॉल्स, ये ट्रू नहीं है, बिकॉज अभी हमने तुमको दिखाया इफ द ग्राफ ऑफ ए पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस एट ओनली वन पॉइंट इट कैनॉट बी ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अगर एक पॉलिनोमियल एक एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पे कट करता है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं हो सकता, ठीक है। तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? तो इसका आंसर होगा भाई ट्रू है। ट्रू कैसे है? बिकॉज हमें तो पढ़ाया गया था भाई कि ऐसा एक ग्राफ है, अगर वो कुछ ऐसे टच करता है तब तो भाई ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का यू कैन से क्या बोलते हैं इसको, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ होगा, बिकॉज यहाँ पर दो दो इक्वल रूट्स होंगे या फिर दो दो इक्वल ज़ीरोस होंगे, ठीक है। तो भाई ऐसा केस नहीं है, यहाँ पर बोला है कि एट ओनली वन पॉइंट, सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे एक पॉलिनोमियल का ग्राफ टच कर रहा है, ठीक है। तो ओनली वन पर मतलब क्या कि उसने इसको सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच किया है और एट ओनली वन पॉइंट, ठीक है। तो ये वाला केस कब होगा कि यहाँ पर इक्वल रूट्स हैं? ये वाला केस तब होगा जब तुम्हारा यहाँ पर लिखा होता कि एग्जैक्टली वन पॉइंट, एग्जैक्टली अगर वन पॉइंट लिखा होता तब ये फॉल्स हो जाता, लेकिन यहाँ पर बोला कि एट ओनली वन पॉइंट, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो नहीं सकता, बिकॉज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या तो एक्स एक्सिस को एग्जैक्टली एक पॉइंट पर टच करेगा, या तो दो पॉइंट पर टच करेगा, या फिर किसी भी पॉइंट पर टच नहीं करेगा। तो अगर ये एग्जैक्टली वर्ड यहाँ पर यूज़ होता इंस्टेड ऑफ एट ओनली वन पॉइंट तो ये हमारा फॉल्स हो जाता, लेकिन बेशक ये ट्रू ही है, ठीक है, बेशक ये ट्रू है। क्लियर? थोड़ा सा समझ के रखना इसको। इफ द ग्राफ ऑफ ए पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली 2 points इट नीड नॉट बी ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इट नीड नॉट बी ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या ये ट्रू है फॉल्स है? इसका आंसर ट्रू है। ये थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है। कैसे? देखो, जब भी कोई पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स पे टच करता है तब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो भी सकता है या फिर ना भी हो सकता है। कैसे?
क्योंकि एक पॉलिनोमियल का जो डिग्री है, ठीक है, जिसका एक पॉलिनोमियल जिसका डिग्री मोर देन सपोज n है, ठीक है, वो एक मतलब वो एक्स एक्सिस को एग्जैक्टली 2 पॉइंट पे टच कर सकता है, ठीक है, जब वो उसके 2 रियल रूट्स है और अदर इमेजिनरी रूट्स है। मतलब क्या कि ऐसा भी तो हो सकता है कि तुमको ऐसा ग्राफ मिल जाए जो उसको सिर्फ ए से पॉइंट पे टच कर रहा है और बाकी इसके इमेजिनरी रूट्स है ऐसे, तो क्या तुम इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलोगे? बिकॉज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ होता है पैराबोला ऐसा। तो अगर मैं कुछ ऐसे दिखाऊं तुमको कि ऐसे टच किया और बाकी के ऐसे नाचते गया ऐसे करके चला, तो क्या ये तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ होगा? नहीं। ऐसा भी तो हो सकता है कि 2 पॉइंट पे टच किया और बाकी के पॉइंट्स पे टच नहीं कर पाया बिकॉज इमेजिनरी रूट से, ठीक है, तब तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ नहीं बनता, ये तो बन गया अपना क्यूबिक पॉलिनोमियल का, ठीक है। तब ऐसे लिखा, ऐसे 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 हुआ, ठीक है। तो क्या ये ग्राफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ होगा? नहीं, एकदम नहीं, ठीक है। क्या ये ग्राफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का होगा? नहीं। ये क्यूबिक का हो सकता है, बाई क्वाड्रेटिक का हो सकता है, बिकॉज दो ही क्या है, दो ही यहाँ पर रियल रूट्स हैं और बाकी के इमेजिनरी रूट्स हैं, ठीक है। ऐसा केस भी हो सकता है। तो ये ट्रू है भाई, एकदम सही ट्रू है ये, बिकॉज ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही होगा, इससे कोई गारंटी नहीं है कि बस 2 पॉइंट पर टच कर दिया तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है, सपेरा जैसा हो सकता है कि 2 पॉइंट पर टच किया और बाकी का इमेजिनरी रूट्स ऐसे ऐसे करके इमेजिनरी रूट्स हो ही सकता है यार, ठीक है ना। सो दिस नीड नॉट बी ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दिस इज एग्जैक्टली ट्रू, ठीक है। बहुत लोग इसमें प्रॉब्लम होता है उनको, तो समझ जाओ इसको, ठीक है। इंपॉर्टेंट था ये। इफ़ टू ऑफ द जीरोस ऑफ ए क्यूबिक, अच्छा ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का हमारे चैप्टर में नहीं है, ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल का है, ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल का है, और लास्ट वाला देखते हैं, ये क्वाड्रेटिक का है। ओके, द ओनली वैल्यू ऑफ के फॉर व्हिच द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के हैज़ इक्वल जीरोस इज हाफ। तो अगर मैं के का वैल्यू यहाँ पर हाफ बिठाता हूँ तो क्या मुझे इक्वल जीरोस मिलेंगे? ये देखना है हमें। ओके, चलिए देखते हैं इसको बिठाकर। हाफ एक्स स्क्वायर बिठाने के बाद क्या मुझे इक्वल जीरोस मिलेंगे? ठीक है, यहाँ पर तो बोला है कि इक्वल जीरोस ही होंगे, के सिर्फ एक वैल्यू के लिए यहाँ पर क्या बोलते हैं उसको, इक्वल जीरोस होंगे, ठीक है। तो देखते हैं, तो अब देखते हैं यहाँ पर इक्वल जीरोस है कि नहीं, डिस्क्रिमिनेंट की मदद से देखते हैं। अच्छा, इसमें हाफ दे देता हूँ, डिस्क्रिमिनेंट अगर जीरो के बराबर आया तो होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर होगा, माइनस 4 इंटू ए कौन सा है, हाफ, और बी कौन सा है भाई, बी है, ये भी हाफ, कैंसिल। इसके बाद अपना ये 1 माइनस 1 0, ठीक है, 1 माइनस 1 0, नो नहीं हुआ ये तो, बी स्क्वायर आया। अच्छा, और कभी मिस कर रहा हूँ क्या, के स्क्वायर बाई एक्स। अब देखो फिर से, इसको मैं तो ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, ठीक है, ऐसे भी लिख सकता हूँ, रुको दिखाता हूँ। के एक्स स्क्वायर प्लस के, सॉरी एक्स प्लस के, अब के का वैल्यू हमने क्या लिया, हाफ लिया, ठीक है, के का वैल्यू हमने क्या लिया, हाफ लिया, क्लियर। अब हाफ लेने पर डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये हो गया हाफ, ये हो गया हमारा हाफ। तो बी स्क्वायर मतलब क्या, 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए, ये तो 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 कैंसिल होकर 0 तो आता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर माइनस हाफ बिठा दूँ क्या, तो देखना तब भी डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 ही आता है। देखो माइनस, यहाँ पर माइनस हो गया, यहाँ पर माइनस हो गया, तो 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस 2, फिर माइनस हाफ, सॉरी माइनस 2 नहीं, माइनस हाफ, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस होकर फिर से माइनस बन जाएगा, तो 1 माइनस 1 1 0। तो देखो हाफ के हाफ वाले वैल्यू के लिए भी इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के इक्वल जीरोस आ रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन में तो गिवन था कि सिर्फ और सिर्फ हाफ, पॉजिटिव हाफ के लिए इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का इक्वल जीरोस होगा, लेकिन यहाँ पर तो माइनस हाफ के लिए भी आ रहा है, मतलब ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है, फॉल्स स्टेटमेंट है। माइनस हाफ फॉर माइनस हाफ फॉर के इक्वल्स टू माइनस हाफ, there are equal zeros, there are equal zeros, ठीक है भाई। तो
के का वैल्यू 1 माइनस हाफ के लिए भी इक्वल जीरोस हो पाता है। तो सिर्फ देयर इज ओनली वन वैल्यू है ना, ये गलत है, मतलब ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गया अपना। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ देखते हैं। कैन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस के हैव इक्वल जीरोस फॉर सम ऑड इंटीजर के ग्रेटर देन 1। तो बोला है कि k का वैल्यू ग्रेटर देन 1, जितने भी ऑड वैल्यूज हैं मतलब 3, 5, 7, क्या इनके लिए ये वाला क्वाड्रेटिक तो क्या इसमें सपोज 1 से बड़ा मतलब क्या 3, 5 ऑड इंटीजर बोला 7, फिर अपना 9, ठीक है। तो इनके कुछ वैल्यूज़ के लिए क्या हमारे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जीरोस हैं वो दोनों आपस में बराबर होंगे या नहीं, आइए चेक करते हैं। तो इसको देखते हैं कैसे निकालते हैं। देखो इसको एक्चुअली हम डिस्क्रिमिनेंट की मदद से निकाल सकते हैं। देखो तो एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के, ये हमारा मान लेते हैं हमारा पॉलिनोमियल है। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर ये ज़ीरो होगा तभी होगा। तो अगर यहाँ से b का अच्छा यहाँ से मुझे k का जो वैल्यू मिलेगा, ठीक है, वो होगा एक्चुअली उस वैल्यूज़ के लिए मुझे ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के इक्वल जीरोस मिलेंगे। तो इसलिए फॉर इक्वल जीरोस हम क्या करते हैं, हम d का वैल्यू 0 के बराबर करते हैं, ठीक है, वहाँ से हम k का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो वैसे हम k का वैल्यू जो मिलता है वही होगा उसके वैल्यूज़ के लिए, उन वैल्यूज़ के लिए इक्वल जीरोस होगा, ठीक है। तो डी स्क्वायर इक्वल 0 करने के बाद इम्प्लाइज b कितना होगा, b होगा k स्क्वायर, 4a 1 और c k 0 हो गया। तो k स्क्वायर माइनस 4k इक्वल्स 0। क्लियर। अब यहाँ से मैं इसको कॉमन ले सकता हूँ k को, तो k कॉमन, तो k माइनस 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ से k के दो वैल्यूज़ आ रहे हैं, एक है k इक्वल्स टू 0, दूसरा है k इक्वल्स टू 4। मतलब k के सिर्फ इन दो वैल्यूज़ के लिए क्या होगा, जो पॉलिनोमियल है उसके इक्वल जीरोस होंगे। तो देखो k का कोई वैल्यू ऑड इंटीजर आ रहा है क्या, नहीं, ये तो पॉजिटिव इंटीजर्स है, नेचुरल नंबर्स कह सकते हो, ठीक है। k का वैल्यू 0 तो कोई यू कैन से होल नंबर है, इंटीजर नहीं है। अच्छा, और हमारा 4 क्या है, 4 अपना नेचुरल नंबर है, या फिर कह सकते हो पॉजिटिव इंटीजर भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेचुरल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर, होल नंबर भी कह सकते हो, ठीक है, कुछ सब कुछ ही ऐसे। तो यहाँ पर बोला था कि क्या ऑड इंटीजर के लिए होगा, नहीं, ऑड इंटीजर के लिए तो नहीं हुआ, सिर्फ 0 और 4 के लिए हुआ, जो कि ऑड इंटीजर है भी नहीं, और के से तो ग्रेटर है, ठीक है, मानता हूँ, लेकिन ऑड इंटीजर नहीं है। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा नो, नो, आंसर इज नो। क्लियर, सिंपली आंसर इज नो। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ऐसे कोई भी ऑड इंटीजर जो जिसका वैल्यू मतलब k का वैल्यू 1 से बड़ा, ऐसे कोई भी ऑड इंटीजर्स नहीं है जिनके वजह से इसके इस पॉलिनोमियल के इक्वल जीरोस होंगे। बस 0 और 4 के लिए इस पॉलिनोमियल के इक्वल जीरोस होंगे। क्लियर। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, मतलब नो होगा, ठीक है, तो फॉल्स होगा ये, ठीक है, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन था, तो इसका आंसर होगा फॉल्स। क्लियर, फॉल्स नहीं, एक्चुअली नो ही होगा, बिकॉज क्वेश्चन पूछा है, ठीक है ना, तो नो इट इज़ बेटर, नो लिखना बेटर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कौन सा नहीं है। तो हमें पता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ पैराबोला होता है। तो यहाँ पर कितने हैं पैराबोला, ये भी पैराबोला, ये भी पैराबोला, ये भी पैराबोला, लेकिन ये पैराबोला नहीं है, ठीक है, ये सपेरा है, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो ये सपेरा है, तो इसको हमें टिक कर देना है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है। दिस इज नॉट ए ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इट इज ए ग्राफ ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है, इट इज ए ग्राफ ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर है बात। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म दिस इज द नेगेटिव ऑफ द अदर, देन it has no linear term and constant term in negative, it has no linear term and constant term, it has no linear term and constant term is positive, it can have a linear term। तो कैसे करेंगे इसको, ठीक है। इसके लिए हमने क्या किया, इसके लिए हमने पहले तो पॉलिनोमियल को लिखा कि हमारा पॉलिनोमियल क्या है, हमारा पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी। क्लियर, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस,
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा भाई, सी बाई ए के बराबर होगा, ठीक है ना, कांस्टेंट टर्म बाई इसके बराबर, कांस्टेंट टर्म और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के रेशियो के बराबर। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या है भाई, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला है अल्फा और बीटा मान लेते हैं इनके प्रोडक्ट्स को, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी तो नहीं है, कांस्टेंट बी है, और ये होगा बी बाई ए, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर बोला सॉरी, बी बाई 1, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू बी आ रहा है, मतलब अल्फा इंटू बीटा जो है वो कांस्टेंट टर्म के बराबर आ रहा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। अब गिवन है कि एक जीरो जो है दूसरे के नेगेटिव के बराबर है, ठीक है, तो इसका मतलब अगर अल्फा का वैल्यू मान लेते हैं +1 है तो बीटा का वैल्यू है -1, ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 1 इंटू -1 क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और नेगेटिव मतलब क्या, स्मॉलर देन 0, सो प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा विल बी स्मॉलर देन 0, क्लियर। और हमें पता है कि अल्फा बीटा इसका जो वैल्यू है ये बी के समान है, बी मतलब कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म का वैल्यू भी क्या होगा, सी से जीरो से छोटा होगा, सो देयरफॉर इम्प्लाइज बी का जो वैल्यू है वो भी 0 से छोटा होगा, ठीक है, तो v नेगेटिव होगा, इट शुड बी नेगेटिव, क्लियर, इट शुड बी नेगेटिव। अच्छा, ये तो समझ में आया। अब अगर मैं a का वैल्यू 0 पुट करता हूँ यहाँ पर, ठीक है, अगर मैं अभी a का वैल्यू यहाँ पर 0 पुट करके देखता हूँ तो हमारा पॉलिनोमियल बन जाएगा कुछ ऐसा, एक्स स्क्वायर प्लस बी, ठीक है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ से मैं x का वैल्यू निकालता हूँ, कैसे, x का वैल्यू निकालने के लिए मैं पॉलिनोमियल को 0 के बराबर कर देता हूँ, जहाँ से मुझे x का वैल्यू मिल जाता है ±√b, -√b सॉरी, ठीक है, ±√b, क्लियर। अब एक काम करते हैं, इसको थोड़ा और इजी तरीके से समझते हैं, ठीक है, इसको और बेटर तरीके से समझते हैं, नहीं तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा ये। देखो, इसको एक्चुअली लेट करने से अच्छा होगा। देखो, मान लेते हैं जो ज़ीरोस हैं वो अल्फ़ा है और माइनस अल्फ़ा है, क्लियर, बिकॉज बोला एक दूसरे का नेगेटिव, तो सम ऑफ जीरोस क्या होगा, देयरफॉर अल्फ़ा प्लस माइनस अल्फ़ा, जो कि होता है अपना सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू व्हाट, -b/a, क्लियर। सो अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा इक्वल्स टू -b मतलब -a, और a कितना है 1, जो कि होगा 0 इक्वल्स टू -a, मतलब a का वैल्यू जो होगा वो होगा 0, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिला, यहाँ से a का वैल्यू 0 होगा, मतलब क्या कि जो हमारा पॉलिनोमियल है, देयरफॉर हमारा जो पॉलिनोमियल है वो दिखने में कैसा होगा, हमारा पॉलिनोमियल दिखने में होगा x स्क्वायर प्लस a का वैल्यू 0, मतलब कोई लीनियर टर्म नहीं है। लीनियर टर्म मतलब क्या, लीनियर मतलब क्या कि जिसका डिग्री 1 है वो कोई टर्म नहीं है, बिकॉज पहले x⁻1 था, ये डिग्री 1 वाला टर्म था। अब क्योंकि a का वैल्यू 0 है तो यहाँ पर हमें कोई x वाला टर्म नहीं है, मतलब कोई लीनियर टर्म हमें नहीं देखने को मिल रहा, क्लियर। सो हैज़ नो लीनियर टर्म, इन दोनों में ऑप्शन में है। अब बोला कि कौन सा टर्म नेगेटिव हो या पॉजिटिव होगा, ये देखते हैं, ठीक है, कैसे देखेंगे। अब प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है, अब प्रोडक्ट करते हैं अपने जीरोस का, तो देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा इंटू माइनस अल्फा, फॉर्मूला क्या है, c/a, c का है b, और कोएफिशिएंट ऑफ x का 1, सो अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू b, ठीक है। तो b का जो वैल्यू है वो माइनस अल्फा स्क्वायर के बराबर है। अब अगर अल्फ़ा का वैल्यू हम कुछ भी लेते हैं, माइनस हो प्लस हो फ़र्क नहीं पड़ता, हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। तो अल्फ़ा का वैल्यू अगर मैं 1 लेता हूँ तो 1 का स्क्वायर करने के बाद मुझे 1 मिलेगा, और ये 1 के सामने माइनस है तो -1 बन जाएगा, क्लियर। और अगर मैं अल्फ़ा का वैल्यू -1 हो जाता है तो -1 का होल स्क्वायर करके फिर से 1 ही आता है, और 1 के सामने एक माइनस है तो फिर से वैल्यू क्या हो जाता है, माइनस। मतलब तुम जो भी करो, अल्फ़ा का वैल्यू पॉजिटिव लो नेगेटिव लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुमको ये वाला जो वैल्यू है ये तुमको हमेशा नेगेटिव ही मिलेगा। तो b का वैल्यू हमेशा क्या होगा, b का वैल्यू हमेशा नेगेटिव मिलेगा तुमको, सिंपल। तो b का वैल्यू तुमको हमेशा नेगेटिव ही मिलेगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, और b क्या है, b तो अपना कांस्टेंट टर्म है,
बी क्या है, बी है अपना कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म क्या मिल रहा है हमें, नेगेटिव मिल रहा है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा ये वाला, ऑप्शन ए इज द आंसर। ठीक है, एक तो लीनियर टर्म नहीं है, मतलब एक्स वाला टर्म कोई नहीं है। ठीक है, बिकॉज ए का वैल्यू एक्स के साथ कौन है, ए, और ए का वैल्यू जीरो है, तो ए मतलब जीरो इंटू एक्स क्या, जीरो हो जाएगा। तो हमारा पॉलिनोमियल दिखने में कुछ ऐसा होगा। और बी का जो वैल्यू होगा वो यहाँ से हमें देखने को मिल रहा है, वो हमेशा नेगेटिव ही आएगा, मतलब लेस देन जीरो, मतलब नेगेटिव। ठीक है, तो कोई लीनियर टर्म भी नहीं है और कोई कांस्टेंट, जो हमारा कांस्टेंट टर्म है वो भी नेगेटिव आएगा, तो ऑप्शन होगा हमारा ए। क्लियर हुआ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क करके रखना। तो क्वेश्चन नंबर 10, if the zeros of the quadratic polynomial ax square plus bx plus c where c not equals to 0 are equal then। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के इक्वल जीरोस होने के लिए, अच्छा हाँ, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के इक्वल जीरोस होने के लिए क्या होना पड़ेगा, तो हमने देखा इक्वल जीरोस होने के लिए कोई क्वेश्चन था क्या, हाँ, यहाँ पर देखो, ये जो पॉलिनोमियल है इसके इक्वल जीरोस हैं। ठीक है, और हमने गौर किया कि इक्वल जीरोस जब होते हैं तो ए और के पॉजिटिव है, मतलब आई मीन टू से कि कांस्टेंट टर्म मतलब सी और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि ए है, दोनों पॉजिटिव है, तब जाके सिर्फ इक्वल जीरोस मिलता है। अब कोई सा भी क्वेश्चन उठा के देख लो एनसीईआरटी का, जिसमें इक्वल रूट वाला क्वेश्चन है, उसमें आपको सेम ही मिलेगा, ऐसे दोनों पॉजिटिव वैल्यूज मिलेंगे। तो देखता हूँ यहाँ पर है कि नहीं, दोनों सेम वैल्यूज तो आए नहीं कहीं पर, खैर कोई बात नहीं। तो याद रखना हमेशा कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के इक्वल जीरोस मतलब आप चाहते हो, तो याद रखना कि सी और ए के सेम साइन होने होंगे। ठीक है, बी से फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज अगर मैं तुमको दिखाऊं जैसे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ से मैं डिस्क्रिमिनेंट को अगर जीरो के बराबर लिखूँ, मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल्स टू जीरो, बी स्क्वायर इक्वल्स टू फोर ए सी। ओके, अब अगर b इक्वल्स टू रूट फोर ए सी, सो b इक्वल्स टू टू रूट ए सी। ठीक है, ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा। सो एक्चुअली इसको तोड़ो भाई, इसको ज़रूरत नहीं है, यहाँ से समझते हैं इसको। ठीक है, यहाँ से मैं डायरेक्ट ए सी का वैल्यू निकाल लेता हूँ। ए सी का वैल्यू हो जाएगा बी स्क्वायर बाई फोर। अब गौर से देखो, बी स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, सोच के देखो। हाँ भाई, अगर मैं b का वैल्यू 1 लेता हूँ, 1 का स्क्वायर किया तभी 1 आता है, -1 का स्क्वायर किया तभी 1 आता है, मतलब ऊपर का वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव और नीचे का 4 तो पॉजिटिव है ही। ठीक है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब मिलाकर पॉजिटिव ही है। अब इक्वल्स टू साइन का मतलब क्या पता है, इक्वल्स टू साइन का मतलब कि यहाँ भी जो हो रहा होगा लेफ्ट हैंड साइड में, वहाँ भी राइट हैंड साइड में भी सेम ही हो रहा होगा। अगर राइट हैंड साइड में ओवरऑल का सब कुछ पॉजिटिव है, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी कुछ ना कुछ करके पॉजिटिव ही होना पड़ेगा। क्लियर, तो अगर ए और सी दोनों के वैल्यूज अगर मतलब दोनों के साइंस अगर पॉजिटिव हुए, तो लेफ्ट हैंड साइड में ओवरऑल पॉजिटिव और राइट हैंड साइड में पॉजिटिव है ही, तो एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस हो गया। ठीक है, और अगर ए का वैल्यू माइनस और सी का वैल्यू भी माइनस हो जाए, सेम साइन है, तब भी माइनस माइनस प्लस होकर ओवरऑल प्लस होगा इस तरफ, और इस तरफ भी ओवरऑल चार्ज नहीं, ओवरऑल चीज़ प्लस होगा, वैल्यू प्लस होगा, तो यहाँ पर भी एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हुआ। मतलब जो भी हो जाए, अगर ए और सी दोनों का साइन अगर सेम रहे, प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस, ठीक है, तब लेफ्ट हैंड साइड में ओवरऑल प्लस ही रहेगा, मतलब सेम, और राइट हैंड साइड के साथ। लेकिन अगर ए और सी के साइन अलग अलग हो गए, यहाँ पर प्लस हो गया, यहाँ पर माइनस हो गया, तो ओवरऑल क्या होगा, माइनस। तो लेफ्ट हैंड साइड में माइनस और यहाँ पर प्लस, तो एल एच एस नॉट इक्वल टू आर एच एस। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर तो क्या है, इक्वल टू साइन है, मतलब क्या, यहाँ पर भी बराबर है, यहाँ पर भी बराबर है, मतलब नेगेटिव आने का तो चांस बनता ही नहीं है। इसका मतलब क्या, ए और सी के जो साइंस होंगे वो हमेशा सेम होंगे, या तो दोनों ही पॉजिटिव या फिर दोनों ही नेगेटिव। क्लियर, सो देयरफॉर ए सी का जो वैल्यू होगा वो हमेशा जीरो से बड़ा होगा। ठीक है, मतलब ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव। सो दिस इज ओनली पॉसिबल, और ये कभी पॉसिबल है, दिस इज ओनली पॉसिबल, दिस इज ओनली पॉसिबल, this is only possible when
ए एंड सी हैव सेम साइंस, क्योंकि सेम साइन नहीं होगा तो एल एच एस और आर एच एस बराबर नहीं होगा, तो ये रिलेशन फिट नहीं बैठेगा। तो ए और सी का जो साइन होगा वो हमेशा सेम साइन ही होगा, तो ऑप्शन सी इज द आंसर। समझ में आया? खोपड़ी में घुसा क्या? ओके, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के वेयर के नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अगर कुछ ऐसा आपको देखने को मिले, ठीक है, तो के का वैल्यू 0 से बड़ा होगा, छोटा होगा, ठीक है, तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे होंगे? क्या दोनों ही पॉजिटिव होंगे? क्या दोनों ही इक्वल होंगे? क्या दोनों ही नेगेटिव होंगे? या दोनों ही अनइक्वल होंगे? ठीक है, या इक्वल होंगे? कैसे पता चलेगा? मैंने अभी आपको क्या बताया कि अगर ए और सी का साइन सेम हुआ तो इक्वल रूट्स होंगे। लेकिन क्योंकि के का वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, ये गिवन है कंडीशन, मतलब के का जो वैल्यू साइन होगा वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, तो हम गारंटी दे के बता नहीं सकते। तो ये वाला ऑप्शन हम यूज़ नहीं कर सकते, मतलब सिलेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज अगर के का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होता तो फिर तो हम यही टिक कर देते भाई, तब तो हम यही टिक कर देते। और अगर लिखा होता ए इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0 तब तो भाई बल्ले बल्ले, तब तो डी होगा आंसर। लेकिन यहाँ पर ए और ए के बारे में कुछ गिवन नहीं है, अभी ए नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा हो देखा कि के को तुमने पॉजिटिव बना लिया लेकिन ए बेचारा नेगेटिव, ठीक है, तब तो ऑलवेज इक्वल नहीं होगा, बिकॉज ए और के का जो साइन होगा वो हमेशा सेम होना पड़ेगा, तभी जाके इक्वल रूट्स मिलेंगे हमें। तो ये वाला ऑप्शन तो छोड़ ही दो तुम। और ऑलवेज अनइक्वल, अनइक्वल तो होंगे ही भाई, अनइक्वल हो भी सकते ना भी हो सकते, हमें ये भी नहीं पता, तो ये ऑप्शन भी छोड़ दो। कैन नॉट बोथ बी नेगेटिव, दोनों दोनों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस नेगेटिव हो भी सकते हैं भाई। कैसे? बिकॉज ये अगर पॉजिटिव साइन का हुआ और अगर ये नेगेटिव साइन का हुआ तब दोनों नेगेटिव हो भी सकते हैं या फिर ना भी हो सकते हैं, ठीक है, और दोनों नेगेटिव होंगे नहीं, ठीक है, दोनों नेगेटिव होने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है। इसको समझने के लिए तुम ऐसे समझ सकते हो, क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ करके, क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ करके तुम कर सकते हो इसको। मैं कहूँगा, देखते हैं कैसे किया जा सकता है। तो एक बात याद रखना, इसको मैं लिख देता हूँ तो समझ में आ जाएगा। अगर ए का वैल्यू ग्रेटर देन 0, बी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 और सी का वैल्यू ग्रेटर देन 0, या फिर ए का वैल्यू स्मॉल देन 0, बी का वैल्यू स्मॉलर देन 0, सी का वैल्यू स्मॉलर देन 0, तब आपको याद रखना कि हमेशा नेगेटिव जीरोस मिलेंगे आपको, नेगेटिव जीरोस, ठीक है, ये कंडीशन याद रखना कि सारे के सारे सेम साइन के या फिर सारे के सारे नेगेटिव साइन के या फिर पॉजिटिव साइन के, तो हमेशा नेगेटिव जीरोस मिलेंगे आपको, ठीक है। और अगर 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 ए ग्रेटर देन 0, सी स्मॉलर देन 0, या फिर ए स्मॉलर देन 0 और सी ग्रेटर देन 0, तब ऑपोजिट साइन वाले जीरोस मिलेंगे, ऑपोजिट साइंस ऑफ जीरोस, ऑपोजिट साइंस ऑफ जीरोस, क्लियर, ऑपोजिट साइंस ऑफ जीरोस, क्लियर। तो याद रखना, ए का वैल्यू अगर ए पॉजिटिव और सी नेगेटिव या फिर ए नेगेटिव या फिर सी पॉजिटिव, तब आपको ऑपोजिट साइंस के जीरोस देखने को मिलेंगे। अगर ए बी सी सब पॉजिटिव तब नेगेटिव जीरोस मिलेंगे आपको, अगर ए बी सी सब नेगेटिव तब भी नेगेटिव जीरोस मिलेंगे आपको, क्लियर, ये बातें याद रखना है। तो केस 1 है कि ए का वैल्यू हमें नहीं पता, ठीक है, ए का वैल्यू हमें नहीं पता और सी और के का भी नहीं पता, हमें कोई पता नहीं है हमें। तो अगर हमने पहले केस में ए का वैल्यू, मतलब ए का वैल्यू 0 से बड़ा है और सी का वैल्यू अगर हम छोटा लिख लेते हैं, छोटा मान लेते हैं, ठीक है, तो इस केस में क्या मिलेगा? ऑपोजिट साइंस के जीरोस मिलेंगे,
या फिर अगर हमने ऐसा किया कि a ग्रेटर देन 0 और c भी ग्रेटर देन 0 हो गया, ऐसे केस में क्या मिलेगा? ऐसे केस में बोथ जीरो नेगेटिव जीरोस मिलेंगे। ठीक है, ये वाला केस में तो हमें कौन सा केस लेना पड़ेगा भाई? तो अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पर कहीं भी पॉजिटिव साइंस का जिक्र नहीं किया गया है कि दोनों के दोनों जीरो से पॉजिटिव होंगे, बिकॉज अगर ये केस आता है तब तो नेगेटिव जीरोस दोनों के दोनों, और अगर ये केस आते हैं तब तो या तो एक पॉजिटिव या फिर एक नेगेटिव या फिर एक नेगेटिव या फिर एक पॉजिटिव, दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे, ऐसा कोई केस अभी तक बना नहीं, मतलब यहाँ पर ऐसे केस में कोई होगा नहीं। ठीक है भाई, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा बोथ पॉजिटिव कभी हो ही नहीं सकता, या तो बोथ नेगेटिव, ये तो हो सकता है बोथ नेगेटिव हो सकता है। कैसे? या तो ए बड़ा सी बड़ा या फिर ए छोटा सी छोटा, ऐसे केस में दोनों के दोनों जीरोस की नेगेटिव वैल्यूज आ सकते हैं। ठीक है, ऑलवेज अनइक्वल, ये भी हो सकता है केस। ठीक है, ये केस हो सकता है। और ऑलवेज इक्वल, ये भी हो सकता है, लेकिन बोथ पॉजिटिव होगा ये बहुत रेयर केस है भाई। ठीक है, इसके लिए बहुत कुछ कंडीशंस चाहिए होता है। सो ये वाला ऑप्शन आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, दोनों के दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते, बिकॉज हमने सिर्फ जो जितने भी देखे हैं उसमें दोनों के दोनों पॉजिटिव वाला केस नहीं देखा। या तो दोनों के दोनों नेगेटिव होंगे, या फिर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, या फिर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, कुछ ऐसा सवाल है। ठीक है, तो 11 नंबर का क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। खैर ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते नहीं है, अगर आते हैं तो थोड़ा सा आपको समझ के, MCQ है ना तो थोड़ा समझा के आपको लिखना पड़ेगा थोड़ा सा, लेकिन ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं, बिकॉज 1 मार्क्स का ही होता है। क्वेश्चन नंबर 12 को देखो, द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + 99x + 127 आर। गौर से देखो, यहाँ पर सारे के सारे ABC सारे के सारे पॉजिटिव। अभी पढ़ा कि ABC अगर सारे के सारे पॉजिटिव साइंस के हुए तो कैसा नेगेटिव होता है? सारे दोनों के दोनों नेगेटिव जीरोस होंगे। देखो आंसर आ गया, बोथ नेगेटिव। क्लियर? तो रीज़न क्या होगा? रीज़न होगा सिंस A greater than 0, B greater than 0, C greater than 0, so implies all negative zeros, दोनों के दोनों जीरोस ही नेगेटिव हमें मिलेंगे। अभी अभी देखा हमने यहाँ पर। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया जिससे कि आपको इजी हो जाए। ठीक है ना, ये रहा। ठीक है, ये दोनों केसेस आपको याद रखने हैं, बस सिंपल। ये दोनों केसेस अगर याद रह गए तो झिंगा लाला हो जाएगा। क्लियर? ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आपको घबराना नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 12 हो गया भाई, हमने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए थे। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, द नंबर ऑफ पोलिनोमियल्स हैविंग जीरोज एज -2 and 5 इज। हमने एक क्वाड्रेटिक फार्मूला निकालने का एक फार्मूला निकाला था, सॉरी एक पता था क्या, कि k × x² माइनस सम ऑफ जीरोस मीन्स अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि k देने का मतलब ये है कि k बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर एक्सेप्ट ज़ीरो, ऑब्वियसली। ठीक है, एक्सेप्ट ज़ीरो एनी रियल नंबर के लिए ये ट्रू है। मतलब अगर तुमने देखा कि एक पॉलिनोमियल है जिसका वैल्यू सपोज x² माइनस 5x प्लस सपोज 10, क्लियर? तो ये जो पॉलिनोमियल है इसके भी रूट्स हो सकते हैं, सपोज -2, 5, और देखा तो इसमें अगर 2 मल्टीप्लाई कर दे 2x² माइनस 10x प्लस 20, इसके भी रूट्स तुमको -2 -5 मिलेंगे, सॉरी -2 और 5 मिलेंगे। अगर तुम k का वैल्यू 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3 इंटू दिस, तो 3x² माइनस 15x प्लस 30, इनके भी रूट्स तुमको -2 और -5 मिल सकते हैं। -2 -5 नहीं होगा, आई नो। ठीक है, अल्फा कुछ अल्फा बीटा होगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हमें ये दिखता है कि ये जो k दिया गया है ये k रिप्रेजेंट करता है एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर होगा दुनिया का। ठीक है, तो हमें पता है कि भाई ऐसे रियल नंबर तो इनफाइनाइट है, बहुत सारे रियल नंबर्स हैं। ठीक है, तो इसमें मोर देन 3 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, मोर देन 3 का मतलब भाई बहुत, मोर देन 3 का मतलब है बहुत, इनफाइनाइट,
ऐसे इनफाइनाइट तुमको पॉलिनोमियल्स मिल जाएंगे जिससे कि तुम जिनका जीरोस -2 और 5 होगा, बिकॉज हमने देखा ही था, हमारे पास फॉर्मूला ही था कि k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा। तब हमने सर से पूछा था, जब हमने बोला था कि ऐसे इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स होंगे जिनके जीरोस अल्फ़ा और बीटा है। ठीक है, तुम ढूंढते ढूंढते थक जाओगे, मर जाओगे, ठीक है, लेकिन ख़त्म नहीं कर पाओगे। इतने सारे पॉलिनोमियल्स हैं जिनका जीरोस ये -2 और 5 है। क्लियर, मतलब इनफाइनाइट है भाई, मतलब मोर देन 3, मतलब इनफाइनाइट। क्लियर है बस। सो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी आर 2 एंड -3 देन, तो हमें ऑलरेडी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ज़ीरोस 2 और -3 ऑलरेडी गिवन है। हमें a और b का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे? हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, सम ऑफ ज़ीरोस और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस, तो वो लगा लेंगे। तो हमें पता है सम ऑफ ज़ीरोस, सम ऑफ ज़ीरोस इक्वल्स टू -b बाई a। सम ऑफ ज़ीरोस, ज़ीरो क्या क्या है, 2 और 3, तो 2 प्लस -3 इसका वैल्यू -b मतलब माइनस ऑफ a प्लस 1 बाई a जो कि है 1। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 2 - 3 इक्वल्स टू -a - 1। यहाँ से हो जाएगा -1 इक्वल्स टू -a - 1, माइनस कैंसिल, तो a का वैल्यू आ जाता है 0। क्लियर, a इज़ वैल्यू इज 0, सिंपल। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते हैं। कैसे? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, 2 इंटू -3 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट टर्म बाई सी। कॉन्स्टेंट टर्म हमारा b है और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारा 1 है, तो b का वैल्यू आ जाता है -6। ईजी, ईजी पीजी, है ना। तो ऑप्शन ए होगा हमारा आंसर, सॉरी ऑप्शन डी होगा हमारा आंसर। ठीक है, इजी है भाई, इतना इजी क्वेश्चन हमें देखा ही नहीं। और तो क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर -3 एंड 4 इज़, बहुत इजी है, ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं बहुत बार। देखो, दो ज़ीरोस है अपने पास, तो हमें बताया कि पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करते हैं भाई। पॉलिनोमियल फाइंड करने का हमारे पास एक फार्मूला है। क्या फार्मूला है कि k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, मतलब सम ऑफ ज़ीरोस इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा मीन्स प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से अपना सम ऑफ ज़ीरोस निकालेंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ ज़ीरोस, अल्फ़ा पता है हमारे पास -3 और ये 4, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1। क्लियर। और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा होगा -3 इंटू 4 जो कि होता है -12। क्लियर। अब देखते हैं इसका पॉलिनोमियल कैसा होगा। k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, फिर यहाँ पर 1x होगा, ठीक है, प्लस और ये होगा -12 और यहाँ से हो जाएगा k, इसके बाद ये आ जाता है अपना एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12। ठीक है, नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यू k इक्वल्स टू 1। फॉर k इक्वल्स टू 1 पॉलिनोमियल इक्वल्स टू हमारा होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12। लेकिन अगर हम क्वेश्चन के ऑप्शंस को ध्यान से देखें तो हमारे पास भाई ऐसा कोई आंसर है ही नहीं, है ना, जिसमें ये ऑप्शन हो। इसका मतलब क्या, इसका मतलब हमें फंसाया गया है ना। नहीं, यहाँ पर ये जो ऑप्शन है ये हमारा आंसर है। कैसे बोलोगे भाई, अगर हम सबको हाफ से डिवाइड करते हैं, ठीक है, डिवाइडिंग द थिंग्स बाय हाफ, ओके, कैसे, के जगह पर तुम यहाँ पर हाफ दे दो, तो हाफ होने पर ये हाफ, ये हाफ, -12 का हाफ क्या होता है, -12 का हाफ 6, तो हो गया अपना आंसर, बल्ले बल्ले हो गया अपना, ऑप्शन सी इज़ द आंसर। क्लियर। ठीक है, इसलिए कभी कभी दिमाग से खेलो, ठीक है ना। तो ये होगा हमारा आंसर ऑप्शन सी। क्लियर। तो हमने बस क्या किया, हमने के जगह पर हाफ दिया, बिकॉज हाफ इज़ ऑल्सो रियल नंबर, हम कोई सा भी रियल नंबर दे सकते हैं, है ना। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 16, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस इज़ -3। ज़ीरोस का मतलब क्या, कि अगर तुम ये वैल्यू यहाँ पर इस पॉलिनोमियल में बिठाओगे तो पॉलिनोमियल का जो वैल्यू होगा वो ज़ीरो के बराबर आ जाएगा, मतलब ज़ीरो के बराबर आएगा। तो हमने क्या किया, हमने इसको मान लिया लेट पी एक्स इक्वल्स टू के माइनस 1x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1। नाउ देयर
p माइनस 3 बिठाने पर क्या होगा, p माइनस 3 बिठाने पर हमारा जो पॉलिनोमियल है वो क्या होगा, वो हो जाएगा 0 के बराबर। अब यहाँ से जो k का वैल्यू आएगा वही होगा हमारा आंसर। तो k माइनस ये हो जाएगा 9, यहाँ पर होगा सॉरी माइनस 3k प्लस 1 इक्वल्स 0, यहाँ से 9k माइनस 9 माइनस 3k प्लस 1 इक्वल्स टू 0, सो 6k माइनस 8 इक्वल्स टू 0, k का वैल्यू होगा 8/6 4/3। ओके, the value of k equals to 4/3. This is the answer. simple आंसर है, ऑप्शन ए इज द आंसर। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा 4/3। ठीक है, और इसी की तरह हमारा एक चैप्टर होता है ख़त्म, बहुत ही कम टाइम पर, 1 घंटे के अंदर हमारा चैप्टर ख़त्म है। नेक्स्ट वीडियो आएगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, बहुत ही बड़ा चैप्टर होगा ये, तो ज़्यादा टाइम लगेगा, और रियल नंबर्स भी छोटा चैप्टर है, हो जाएगा जल्दी से फटाक से। और लास्ट में हमारा होगा ट्राइएंगल्स, त्रिभुज। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।